स्टॉक मार्केट में जब हम लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं और उसके लिए जो एनालिसिस करना पड़ता है वो फंडामेंटल एनालिसिस होता है। जब हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि कंपनी का फ्यूचर ब्राइट होने वाला है या फिर डार्क होने वाला है। उसके बिहाफ पर हम एनालिसिस करते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं। उस एनालिसिस में हम कंपनी का स्टेटमेंट चेक करते हैं, जिसमें कंपनी का रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट, लायबिलिटी, एसेट्स, कैश फ्लो, बहुत सारे रेशियो वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज का एनालिसिस करते हैं। और जब उसमें हमको पॉजिटिव दिखता है तो हम उस कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर क्या हो वो सारे स्टेटमेंट ही आपको गलत दिखाया जाए, आपको जो उसमें नेट प्रॉफिट होता है, जो एसेट होता है, वो अगर आपको गलत दिखाया जाए तो क्या आप सही कंपनी को फाइंड कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा ही एक कंपनी ने किया था जो कि अपने इन्वेस्टर को गलत स्टेटमेंट दिखाकर उसे अपने तरफ इंटरेक्ट किया और लगभग 7,000 करोड़ का नुकसान करवाया सभी इन्वेस्टर का। आज हम बात करने वाले हैं सत्यम कंप्यूटर्स का, जिन्होंने लगभग 7,000 करोड़ का नुकसान करवाया इन्वेस्टर का। और ये एक बड़ा घोटाला माना जाता है, यानी कि बिग स्कैम, कॉर्पोरेट दुनिया के आज तक का सबसे बिग स्कैम माना जाता है। इस वीडियो में हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं कि ये स्कैम कैसे हुआ और इसमें किस किस का हाथ था और राजू रामलिंगा ऐसा क्यों किया, इसे हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। रामलिंगा राजू का जन्म 16 सितंबर 1954 के आंध्र प्रदेश में भद्राचलम गांव में हुआ था। एक साधारण परिवार में जन्मे राजू ने अपना शुरुआती शिक्षा अपने गांव में ही पूरी किया। उनके माता पिता ने शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया और उन्हें अच्छी तालीम दिलाई। उनकी पढ़ाई में बचपन से ही रुचि थी और उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद आगे की शिक्षा के लिए हैदराबाद चला गया। राजू ने हैदराबाद में एबी कॉलेज में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की, लेकिन यहीं पर उनका सफर रुका नहीं। उच्च शिक्षा के लिए उन्हें अमेरिका तक पहुंचाया गया, जहां उन्होंने ओहायो यूनिवर्सिटी में MBA किया। ईयर 1976 में उन्होंने अपनी MBA की डिग्री हासिल की और भारत वापस लौट आए। भारत वापस लौटने के बाद रामलिंगा राजू ने 1987 में सत्यम कंप्यूटर सर्विस की शुरुआत की। ये वो समय था जब IT कंपनी भारत में तेजी से उभर रहा था। राजू ने इन्हें मौका के तौर पर पहचाना और अपनी कंपनी को इस इंडस्ट्री में स्थापित करने का निर्णय लिया। सत्यम का शुरुआती ध्यान सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और कंसल्टिंग सेवा पर था। राजू की ग्रेट एम्बिशन और हार्डवर्क ने जल्द ही सत्यम को भारत की अग्रणी IT कंपनी में शामिल कर दिया। कंपनी ने अमेरिका और यूरोप के बाजारों में भी अपने कदम जमाए। सत्यम की ग्रोथ देखकर निवेशक और कस्टमर दोनों ही राजू की कंपनी पे भरोसा करने लगा। धीरे धीरे सत्यम ने कई मल्टीनेशनल कंपनी के साथ बड़ी डील्स साइन की और उनका राजस्व तेजी से बढ़ने लगा। सत्यम के सक्सेस के बाद रामलिंगा राजू ने सिर्फ IT सेक्टर में सीमित नहीं रहने का फैसला किया। उन्होंने अपने बिजनेस को और भी डाइवर्सिफिकेशन करने की योजना बनाई। इसीलिए उन्होंने 2 कंपनी की स्थापना की, माइटस इंफ्रा और माइटस प्रॉपर्टीज। ये दोनों कंपनी IT के बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट में काम कर रही थी। माइटस इंफ्रा हाईवे, पावर और बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। माइटस प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में बड़ा निवेश किया। राजू को भरोसा था कि भारत इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट में सक्सेस होंगे और इससे उसका बिजनेस और भी आगे बढ़ेगा। इस कंपनी का नाम सत्यम का उल्टा रखा गया, माइटस, जिससे इसका सत्यम से गहरा संबंध झलकता है। हालांकि ये व्यवसाय सत्यम से अलग थे। राजू का नियंत्रण और निवेश इन कंपनी में प्रमुख रूप से था। हालांकि सत्यम बाहर से सफल कंपनी लग रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर रामलिंगा राजू एक बड़ा खेल खेल रहे थे। उन्होंने कंपनी के अकाउंट्स में हेराफेरी करना शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने कंपनी के मुनाफे और कैश फ्लो को फर्जी तरीके से बढ़ा चढ़ाकर अपने इन्वेस्टर को दिखाने लगा। राजू ने कंपनी में फर्जी इनवॉइस बनाने लगा, जिससे ये दिखाया गया कि कंपनी की आमदनी और मुनाफा बहुत ज्यादा है, जबकि असल में ऐसा नहीं था। लगभग 7,000 करोड़ का घोटाला किया गया, जिसमें फर्जी इनकम दिखाई गई। उन्होंने कंपनी के शेयर प्राइस को ऊंचा बनाए रखने के लिए और निवेशकों को अपने ऊपर भरोसा बनाए रखने के लिए ऐसा कदम उठाया था। पर अब सवाल ये उठता है कि आखिर रामलिंगा राजू को ये घोटाला करने की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल सत्यम शेयर बाजार में अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन माइटस इंफ्रा और माइटस प्रॉपर्टीज ये उतना ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रही थी, बल्कि इसमें भारी नुकसान हुआ। राजू ने रियल एस्टेट सेक्टर में बड़ा दांव लगाया था, लेकिन लेमन ब्रदर क्राइसिस के बाद
उसमें काफी मंदी आ गई और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसीलिए सत्यम के अकाउंट्स में घोटाला करके इस नुकसान को छुपाने की कोशिश की गई। जब घाटा बहुत ज्यादा हो गया तब उन्होंने सोचा कि सत्यम के संरचनाकों का इस्तेमाल माउंट्स को सहारा देने में किया जाए। इस कोशिश में उन्होंने सत्यम और माइटस को मर्ज करने के बारे में सोचा, लेकिन निवेशक इस मर्जर को नहीं होने दिया। जब मर्जर का प्रयास विफल रहा तो सत्यम बहुत डिप्रेस्ड फील करने लगा। उसने सोचने लगा क्या करना है क्या नहीं करना है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगा। चीजें नियंत्रण से बाहर हो गई तो जनवरी 2009 में रामालिंगा राजू ने एक पत्र लिखकर खुद को घोटाले का खुलासा कर दिया। इस खुलासे के बाद पूरे देश में सनसनी फैल गई। राजू को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और जांच एजेंसियों ने सत्यम के सभी दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच शुरू कर दी। इस घोटाले से न केवल निवेशकों को भारी नुकसान हुआ बल्कि भारतीय कॉरपोरेट सेक्टर की शाखा को भी गहरी चोट पहुंची। राजू ने खुद को स्वीकार किया कि उन्होंने ये सब इसलिए किया ताकि कंपनी के शेयर प्राइस को ऊंचा रखा जाए और बाजार में उसकी छवि मजबूत बनी रहे। कहा जाता है राजू ये कॉन्फ्रेंस करने से पहले कोठारी के पास गया था, यानी दीपक कोठारी के पास। शायद उससे फाइनेंशियल हेल्प लिए गया या फिर उसमें क्या वजह थी ये अभी तक कंफर्म नहीं है। और उसके बाद जब उसे समझ में नहीं आया तो वो खुद आकर ये कन्फेस किया। घोटाले के बाद रामालिंगा राजू और उसके सहयोगियों पर मुकदमा चला। उन्हें 7 साल की सजा सुनाई गई और कंपनी के कई अन्य अधिकारियों को उसमें दोषी पाया गया। इसके बाद सत्यम कंप्यूटर सर्विस को बचाने के लिए महिंद्रा को टेक ओवर कर दिया गया। सत्यम का नाम हमेशा के लिए मिट गया और इसे महिंद्रा सत्यम के नाम से जाना जाने लगा। बाद में इसे टेक महिंद्रा में मर्ज कर दिया गया और इस तरह से बिग कॉर्पोरेट स्कैम माना गया। इसमें सवाल एक और उठता है कि क्या इस घोटाले में ऑडिटर का भी हाथ था? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, क्योंकि ऑडिटर इसकी बात को नजरअंदाज किया और छुपाने की कोशिश किया गया, क्योंकि राजू उस ऑडिटर को बाकी सारी कंपनियों से ज्यादा पैसे देते थे ताकि उसकी इस बात को छुपाई जाए, लेकिन बाद में इसका खुलासा हुआ। मोरल ऑफ द स्टोरी हमें ये सीखना चाहिए कि कितनी भी बड़ी सफलता क्यों ना हो, अगर आप नैतिक मूल्यों का पालन नहीं करते हो तो उसका अंत बहुत ही बुरा होता है। एक व्यक्ति जिसने अपनी मेहनत से एक बड़ी IT कंपनी खड़ी कर दी, उसने लालच और गलत फैसले के चलते अपने साम्राज्य को बर्बाद कर दिया। सत्यम घोटाला भारतीय कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा काला अध्याय बन गया। आगे बढ़े लेकिन एक सच्चाई के साथ, झूठे सहारे के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप ज्यादा दिनों तक मार्केट में नहीं टिक पाएंगे। आई होप आपको इस स्कैम से कुछ सीखने को मिला होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।